Hello, dear students. Today we will talk about heterosis breeding या संकरोच प्रजनन. It is one of the breeding method of self as well as cross-pollinated crops. So, heterosis या संकरोच कैसे कहते हैं? Heterosis is the increase of F1 generation in vigor, fitness and fertility over the parental values. मतलब किसी भी F1 संतति ओज में, फिटनेस में या उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी या फर्टिलिटी में उसके पेरेंट से अच्छी होती है, तो हम ऐसी कंडीशन को संकरोच कहते हैं और उस जनरेशन को हेट्रोटिक जनरेशन कह सकते हैं. दूसरा, F1 हाइब्रिड का उसके दोनों पेरेंट्स से उपज या किसी अन्य लक्षणों में सुपीरियर होने को भी हेट्रोसिस कहते हैं. समटाइम्स इट मे बी इन नेगेटिव डायरेक्शन. कभी कभार ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ऋणात्मक दिशा में होता है. सो लेट मी डिस्कस द फीचर्स ऑफ हेट्रोसिस या संकरोच के लक्षण क्या होते हैं. तो फर्स्ट फीचर इज सुपीरियरिटी ओवर पेरेंट्स. पेरेंट्स के ऊपर में वो सुपीरियर होता है. किसमें होता है? उपज में, गुणवत्ता में या डिजीज रेजिस्टेंस में या पेस्ट रेजिस्टेंस में. सामान्यतः यदि 40% संकरोच हमें मिलता है तो हम उसे सिग्निफिकेंट कहते हैं. जनरली सुपीरियरिटी दोनों टर्म्स में पाई जा सकती है, धनात्मक दिशा में भी और ऋणात्मक दिशा में भी. दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. जैसे यदि हम डेज टू मैच्योरिटी एक कैरेक्टर लेके चलते हैं और हमारा उद्देश्य है कम दिन वाले फसल को तैयार करना, तो अगर क्रॉस कॉम्बिनेशन से हमें F1 जल्दी प्राप्त होता है, इट मीन्स टू से उसकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम होती है, तो हम कहेंगे कि वो नेगेटिव हेट्रोसिस है और हमारे लिए वो बेनिफिशियल है. ओके. दूसरा कैरेक्टर है F1 से कन्फाइंड रहता है, मतलब वह F1 पे ही सीमित रहता है. हेट्रोसिस जो है सिर्फ F1 में ही आपको प्राप्त होगा. अगर हम F2 जनरेशन में हेट्रोसिस ढूंढेंगे तो वहां पे पृथक्करण का नियम लागू हो जाएगा और जीन्स पृथक हो जाएंगे. तीसरा, आनुवंशिक नियंत्रण. चूंकि हेट्रोसिस न्यूक्लियर जीन्स से गवर्न्ड होता है, इसलिए वो कंट्रोल में रहेगा और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को इफेक्ट नहीं कर पाएगा. चौथा, रिप्रोड्यूसिबल. हेट्रोसिस एन टाइम्स, अनंत काल तक आप प्राप्त कर सकते हैं यदि पेरेंट्स को हम सही इनपुट देते हैं, सही इन्वायरमेंटल कंडीशंस देते हैं और उसकी प्यूरिटी मेंटेन रखते हैं, तो आपको वही हेट्रोसिस अनंत काल तक आपको प्राप्त होगा. नेक्स्ट, एसोसिएशन विद SCA. SCA क्या होता है? स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, विशिष्ट संयोजन क्षमता. तो हेट्रोसिस या संकरोच जो है वो विशिष्ट संयोजन क्षमता का एक माप होता है, क्योंकि यह डोमिनेंस वेरिएंस से इफेक्ट होता है. डोमिनेंस वेरिएंस जो है वो प्रभावी वेरिएंस है. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ हेट्रोसिस में कंटिन्यूएशन है. इफेक्ट ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी, मतलब ऐसे प्लांट्स या ऐसे क्रॉप जो क्रॉस पॉलिनेटेड है या परपरागित है, तो वहां पे हेटेरोजाइगोसिटी, विषम युग्मजता बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और डोमिनेंस वेरिएंस, प्रभावी प्रसरण भी ज्यादा मात्रा पे होता है. तो जहां भी ऐसी कंडीशन मिलेगी वहां पे हेट्रोसिस का होना अनिवार्य है. नेक्स्ट, कंसील्ड रिसेसिव जीन्स. जो रिसेसिव जीन्स होते हैं, अप्रभावी जीन्स होते हैं, उनको दबा के रखता है. तो जो प्रभावी जीन होते हैं, डोमिनेंट जीन्स, वो डिलीटेरियस या नुकसानदायक अप्रभावी जीनों को मास्क करके या छुपा के रखते हैं. ओके. नेक्स्ट है डिफर फ्रॉम लग्जूरियंस. लग्जूरियंस होता है छद्म संकर या स्यूडो हेट्रोसिस, नकली हेट्रोसिस, नकली संकरोच. तो
जब लग्जूरियंस हमें दिखाई देता है तो वहाँ पे पौधों में सिर्फ जो है वेजिटेटिव ग्रोथ दिखता है, पत्तियाँ वगैरह आपको बड़ी मिलेंगी लेकिन उसमें फल कम लगते हैं, बहुत कम लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम हेटेरोसिस नहीं कहते हैं, उसे हम लग्जूरियंस कहते हैं। तो सामान्यतः यदि हम लग्जूरियंस को हम पॉजिटिव वे में सोचें तो लग्जूरियंस हमें वहाँ पे फायदा देगा जहाँ पे हमारा टारगेट लीफी वेजिटेबल्स है। यदि हमको लीफी वेजिटेबल्स के लिए ब्रीडिंग करनी है तो वहाँ पे लग्जूरियंस हमारा पॉजिटिव हेटेरोसिस में जरूर कंसीडर माना जाएगा। ओके, लो फ्रीक्वेंसी कम आवृत्ति क्या होती है? जनरली फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोसिस संक्रोच की आवृत्ति बहुत कम होती है, मतलब हजारों में कुछ आपको हेटेरोटिक इंडिविजुअल्स ही मिलते हैं। तो ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं संक्रोच के। आइए अब हेटेरोसिस ब्रीडिंग में हेटेरोसिस आपको क्लियर हो गया कि विगर और फर्टिलिटी का बढ़ा होना। इन ब्रीडिंग एक न्यू टर्म है, यह हेटेरोसिस का आउटकम कहते हैं, वो है इनब्रीडिंग मतलब अंतः प्रजनन। जब हम मेटिंग करते हैं, मिलन कराते हैं इंडिविजुअल्स का जो कि एंसेस्ट्री से रिलेट होते हैं, इट मीन्स टू से क्लोज जेनेटिक रिलेशनशिप, इट मीन्स टू से सिप रिलेशनशिप में मीटिंग होती है फुल सिप या हाफ में। तो चूंकि सिमिलर जीन्स होते हैं दोनों जीन पूल में या दोनों पेरेंट्स में, इस वजह से वहाँ पे हेटेरोसिस नहीं आती है और उनके फिटनेस और फिगर में रिडक्शन आता है। उसे ही हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग इज सेल्फिंग। यदि हम सेल्फिंग कराते रहते हैं तो हम उसको कहेंगे कि वो अंतर प्रजनन का उच्चतम स्तर है। तो जनरली जितने भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉस होते हैं उसे हम नेचुरल इनब्रीडर्स कहते हैं। नेचुरल इनब्रीडिंग में होती रहती है। इस पिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर और लग्जूरियंस क्या है। परफॉर्मेंस का ये ग्राफ है, एरो है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। ये एक ब्रीड ए है और एक ब्रीड बी है। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो बीच में जो F1 है वो ब्रीड ए से तो ऊपर है ही है और ब्रीड बी से भी थोड़ा ऊपर है। तो ये जो पोर्शन ऊपर में दिख रहा है यही है संकरोच, हेटेरोसिस और हाइब्रिड। आइए हिस्ट्री ऑफ इनब्रीडिंग एक स्मॉल हिस्ट्री है, देखते हैं। सिस्टमिक एफर्ट है ये 1700 एडी में, जब इनब्रीडिंग एक कॉमन प्रैक्टिस थी कैटल ब्रीडिंग में। मिल्क यील्ड इम्प्रूव बट विद रिड्यूस फर्टिलिटी। तो वहां पे मिल्क का यील्ड तो बढ़ गया था लेकिन उनकी फर्टिलिटी कम हो गई थी। 1876 में डार्विन ने एक बुक पब्लिश की, क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन वेजिटेबल क्रॉप्स, और उन्होंने कंक्लूड किया जो प्रोजेनी, जो संतति सेल्फ फर्टिलाइजेशन से ऑब्टेन की जाती है वो कमजोर होती है, जबकि जो आउटक्रॉसिंग से ऑब्टेन की जाती है जैसा मीज में वो फिट होती है या मोर फर्टाइल होती है। और इसकी ज्यादा जानकारी जो है वो स्वतंत्र रूप से ईस्ट में 1908 में और शल ने 1909 में दी। इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग, अंतर प्रजनन के क्या प्रभाव होते हैं? तो जब हम अंतर प्रजनन कराते हैं तो जो प्रोजेनी होती है उनमें लीथल जीन्स या सब लीथल जीन्स, जो भी उनको किल करने वाले जीन्स है, काफी नुकसानदायक जीन्स है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, उनकी ओज में कमी आ जाती है, उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम हो जाती है और सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिस्टिंक्ट लाइन्स, और जो पॉपुलेशन होती है वो अलग अलग लाइन्स में डिस्टिंक्ट हो जाती है जिनका डिफरेंट 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 कैरेक्टर होता है। और साथ में इसमें समयुग्मजता या होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है और अंततः उनका रिजल्ट ये मिलता है कि उनकी उपज में भारी कमी देखी जाती है। ये एक पिक आप देख सकते हैं, ये एक फिगर है जिसमें दो कॉम्पिटिटिव इनवर्ट्स को क्रॉस कराया गया है। ये ए है और बी है। जब इनके क्रॉस होने से F1 संतति हमें मिलती है तो वो काफी विग्रस है। जैसे यहाँ पे आप एक कॉप देख रहे हैं, यहाँ पे एक कॉप देख रहे हैं, यहाँ पे सीधे एक ही प्लांट में दो कॉप लग गए। तो क्या हुआ, यील्ड बढ़ गया, प्लस इसकी हाइट आप देख सकते हैं ये बढ़ गई है, प्लांट टाइप देख सकते हैं वो बढ़ गया है। तो ओवरऑल जो है
इसकी फिटनेस और विगर एंड यील्ड तीनों ही बढ़ते हैं, तो ये है हेटेरोसिस का रिजल्ट और इसे हम कहेंगे ट्रू हाइब्रिड वर्ण संकर। इस कॉर्ब के माध्यम से आप समझ सकते हैं एंड्रॉइड ए और एंड्रॉइड बी और आईफोन हाइब्रिड का कॉर्ब इनसे काफी बड़ा है। So it is a true hybrid of meat. Okay. In 1673 कॉल रियूटर ने सबसे पहले हाइब्रिड विगर को निकाशियाना स्पीशीज में पहचाना। और हिस्ट्री में अगर हम देखें तो चार्ल्स डार्विन ने एक रिसर्च बताया। उन्होंने कहा कि मैंने साथ साथ में दो बड़े बेड्स में सेल्फ फर्टिलाइज्ड और क्रॉस सीडिंग्स को सेम प्लांट्स ऑफ लिनेरिया वुल्गारिस का लगाया। और मेरा ये सरप्राइज था कि जो क्रॉस प्लांट जब ग्रो किए गए तो वो ज्यादा विग्रस थे सेल्फ वन से। तो रिजल्ट ये बताया कि इनब्रीडिंग जो होती है वो सामान्यतः नुकसानदायक होती है, जबकि क्रॉस ब्रीडिंग या फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फायदेमंद होती है। और बील ने इसको सबसे पहले स्टडी किया मेज के इंटरवैराइटल हाइब्रिड्स में 1877 से 1882 के बीच। आइए यहाँ पे जेनेटिक बेसिस ऑफ हेटेरोसिस की स्टडी करते हैं। संक्रोज का आनुवंशिक आधार क्या है? तो इसके तीन आधार हैं। डोमिनेंस हाइपोथेसिस या प्रभावी परिकल्पना, डेवनपोर्ट ने 1908 में दी। ब्रूस और कीबल एंड पेलिन ने 1910 में इंडिपेंडेंटली इसे दिया था। इसके बाद है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, अति प्रभावी परिकल्पना। इसे ईस्ट और शेल ने 1908 में प्रपोज किया था, जबकि ईस्ट ने 1945 और हल ने 1945 में इसको वैलिडेट किया, सपोर्ट किया था। तीसरा है इपिस्टेसिस। इपिस्टेसिस कॉटन और मेज में ऑब्जर्व किया गया था, मॉल और स्ट्रबर के द्वारा 1974 में। आइए नेक्स्ट स्लाइड डोमिनेंस हाइपोथेसिस को स्टडी करेंगे। वैसे हम प्रभावी परिकल्पना कहते हैं, डेवनपोर्ट 1908 में दिया था। यहाँ पे जो डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट इज इक्वल टू हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, व्हाइल बोथ जो है इज सुपीरियर ओवर होमोजाइगस रिसेसिव। नाउ हेटेरोसिस क्या है इसमें? हेटेरोसिस जो है इज अ रिजल्ट ऑफ मास्किंग ऑफ डिलेटेरियस रिसेसिव अलील्स बाय द डोमिनेंट अलील्स। जैसे नाम से स्पष्ट है कि डोमिनेंस प्रभावी, तो प्रभावी जो विकल्पी है, अलील है, वो रिसेसिव डिलेटेरियस अलील को छुपा के या दबा के रखता है। एग्जाम्पल, एक क्रॉस किया गया जिसमें कंट्रास्टिंग अलील्स थे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल स्मॉल, क्रॉस विद द रिवर्स स्मॉल 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 कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल कैपिटल। तो जो रिजल्ट आया वो हेटेरोजाइगस है सभी अलील्स का। और यह जो है वो इसके पेरेंट्स से सुपीरियर है। बोथ पेरेंट्स हैव डिफरेंट डोमिनेंट जीन्स, डोमिनेंट जीन्स यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। इस तरीके से इसमें कह सकते हैं कि जो हेटेरोसिस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। मतलब जितने ज्यादा प्रभावी जीनों की संख्या होगी, हेटेरोसिस उतना ज्यादा प्राप्त होगा। आइए इसके कुछ ऑब्जेक्शंस भी थे। जैसे पहला ऑब्जेक्शन लोग साइंटिस्ट ने किया कि यदि ये सही है तो हमें यह प्योर हेटेरोटिक इंडिविजुअल F2 जनरेशन में भी मिलना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब होता है तो ऑल पॉसिबल रिकॉम्बिनेशन होते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। तो एक तरफ आपको जो है टोटली रिसेसिव मिलेगा, रिसेसिव इंडिविजुअल मिलेगा, और एक कोई टोटली डोमिनेंट इंडिविजुअल मिलेगा। तो ये तो मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं मिलता है या नहीं मिला। तो जोन्स ने 1971 में इसको एक्सप्लेन किया कि लिंकेज जो है, सहलग्नता भी कैरेक्टर होती है जो कि डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स के बीच में होगी। वही एक रीजन हो सकता है कि हमको प्योर हेटेरोटिक इंडिविजुअल नहीं मिला होगा। और इसको प्रपोज किया उन्होंने एक लिंक्ड जीन हाइपोथेसिस के माध्यम से हेटेरोसिस को व्याख्या करने के लिए। दूसरा ऑब्जेक्शन आया कि यदि हेटेरोसिस डोमिनेंस की वजह से है, प्रभावीता की वजह से है, तो जो F2 का जो पॉपुलेशन कर्व है वह डोमिनेंट जीन्स की तरफ में मुड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो जो कर्व था वो स्मूथ और सिमेट्रिकल पाया गया। कॉलिंस ने 1901 में इसे एक्सप्लेन किया और कहा कि जो गुण हैं, उपज के गुण या उत्पादन के जो गुण हैं वो जनरली बहुजीन्स या पॉलीजीन्स से गवर्न होते हैं, और पॉलीजीन्स जो होता है वो कंटिन्यूअस वेरिएशन को एग्जिबिट करता है और आपको स्मूथ और सिमेट्रिकल कर्व देता है। तो इस तरीके से वैज्ञानिकों ने इसके ऑब्जेक्शंस को एक साइंटिफिक जस्टिफिकेशन से वैलिडेट किया। आइए ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस को स्टडी करें। इसे हिंदी में अति प्रभावी परिकल्पना भी कहते हैं। इसे हम सुपर डोमिनेंस, अति प्रभाविता, सिंगल जीन हेटेरोसिस भी कहते हैं, ओवर डोमिनेंस भी कहते हैं, क्यूमुलेटिव एक्शन ऑफ द डाइवर्जेंट अलील्स भी कहते हैं। ईस्ट एंड सेल ने 8 में प्रपोज किया और ईस्ट 36 और हल 94-45 में इसको सपोर्ट किया। तो जो टर्म था ओवर डोमिनेंस या अति प्रभाविता, यह हल ने इसको मेज या मक्का में काम करते हुए दिया। इस माध्यम से वो कहते हैं कि रेसेसिव और डोमिनेंट का जो हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन है वो हमेशा प्योर डोमिनेंट और रिसेसिव से सुपीरियर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैपिटल ए एक ही कंपोनेंट में है, तब भी ये डबल कैपिटल ए से सुपीरियर दिखाया जा रहा है। इसका कारण आगे समझाया जाएगा। हेटेरोजाइगोसिटी जो होती है, विषम युग्मजता जो है, ये आवश्यक है और मुख्य कारण है संकोच का। अब हमें कॉजेज ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ हेटेरोजाइगोट हम स्टडी करेंगे। तो पहला कारण तो ये बताया गया कि प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर हाइब्रिड substance which is completely different from the homozygote. It means to say कुछ केमिकल फॉर्मेशन होता है जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक सुपीरियर कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि डोमिनेंट और रिसेसिव होमोजाइगोट से इंटायरली डिफरेंट होता है। शायद वह कारण हो सकता है हेटेरोजाइगस की सुपीरियरिटी का। दूसरा, इनकी बफरिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। कारण ये है कि जब क्यूमुलेटिव एक्शन होता है डाइवर्जेंट एलील्स का या फिर डाइवर्जेंट एलील्स का स्टिमुलेशन होता है, यह भी एक कारण है कि हेटेरोजाइगोट सुपीरियर पाए जाते हैं। ईस्ट ने 1936 में इस कॉन्सेप्ट को इलैबोरेट किया। नीचे के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। उन्होंने प्रपोज किया कि अलील्स की एक सीरीज होती है, जैसे ए से लेके A4, A1, A2, A3, A4। जब ये आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे इनका डाइवर्जेंस बढ़ता है, इट मीन्स टू से A1 और A4 सबसे ज़्यादा दूर है। तो A1 और A4 सबसे ज़्यादा हेटेरोसिस को कवर करेंगे कंपेयर टू अदर कॉम्बिनेशंस लाइक A1 A2, A1 A3, A2 A3, E2 A4 और E3 A4। यह कारण होता है सुपीरियरिटी का हेटेरोजाइगोट्स का। यह एग्जाम्पल से समझाया गया। ओवर डोमिनेंस बार्टली में रिपोर्ट किया गया। कुछ तुलनात्मक कंपैरिजंस हैं जहाँ पे सिमिलैरिटीज को बताया जाता है। इनब्रीडिंग प्रोड्यूसेस इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यह सिमिलरिटी है कि जब हम इनब्रीडिंग करेंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा दोनों केसेस में। आउटब्रीडिंग रिस्टोर्स विगर एंड फर्टिलिटी। और जब हम आउटब्रीडिंग करेंगे तो विगर और फर्टिलिटी रिस्टोर होगी। ओके। थर्ड में डिग्री ऑफ हेटेरोसिस, संक्रोच की जो डिग्री है डिपेंडेंट अपॉन द जेनेटिक डाइवर्सिटी बिटवीन द पेरेंट्स। मतलब पेरेंट्स जितने ज़्यादा आनुवांशिक रूप से दूर होंगे उतनी ज़्यादा हेटेरोसिस की डिग्री बढ़ेगी। ये आपको ईस्ट के प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे कुछ कॉम्परेटिव डिफरेंसेस हैं डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस के। जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन की बात करेंगे अंतःप्रजनन ह्रास में, उस केस में होमोजाइगोसिटी ऑफ द रिसेसिव एलील्स होती है, जबकि ओवर डोमिनेंस में होमोजाइगोसिटी इटसेल्फ इसका कारण होता है। हेटेरोसिस इज द रिजल्ट ऑफ, यहाँ पे हेटेरोसिस का रिजल्ट क्या है? मास्किंग ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द रिसेसिव एलील्स। यहाँ पे रिसेसिव एलील्स का हम मास्किंग करते हैं, वो हेटेरोसिस का रिजल्ट है, जबकि यहाँ पे सिर्फ हेटेरोजाइगोसिटी होना ही उसका कारण है।
फिनोटाइप्स ऑफ हेटेरो एंड होमोजाइगोट्स, इनका फिनोटाइप कैसा होता है? कैपिटल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये दोनों जो ए से सुपीरियर होते हैं, जबकि ओवर डोमिनेंस में ऑलवेज जो है हेटेरोजाइगोट इज सुपीरियर टू बोथ द होमोजाइगोट। जब यहाँ पे हम लास्ट देखते हैं इनब्रिड एज गुड एज F1, क्या इनब्रिड F1 जैसे अच्छे हैं? तो हम डोमिनेंस केस में देखेंगे तो कैन बी आइसोलेट किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं किए जा सकते। ओके, यहाँ पे हेटेरोसिस को एस्टिमेट करने की 3 विधियां बताऊंगा। पहला है एवरेज और मिड पेरेंट हेटेरोसिस। तो एवरेज हेटेरोसिस को हम रिलेटिव हेटेरोसिस या मिड पेरेंटल हेटेरोसिस भी कहते हैं। मिड पेरेंट क्या है कि दो पेरेंट्स की मिड वैल्यू, मिड पेरेंट को पहले समझेंगे, P1 प्लस P2 अपॉन 2, जो भी पेरेंट हमने एक चुना है और दूसरा पेरेंट, इन दोनों की जो एवरेज यील्ड वैल्यू का हम एवरेज निकालेंगे तो उस वैल्यू को हम कहेंगे मिड पेरेंट। इसका फॉर्मूला है मिड पेरेंट इज इक्वल टू F1 माइनस मिड पेरेंट MP अपॉन MP इंटू 100। इससे हम मिड पेरेंटल हेटेरोसिस निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड है बेटर पेरेंट हेटेरोसिस। बेटर पेरेंट हेटेरोसिस को बीपी से डिनोट करते हैं, या इसको हम हेटेरोबाइटियोसिस भी कहते हैं, बहुत कॉमन टर्म है हेटेरोबाइटियोसिस। इसमें हम बीपी की वैल्यू देखते हैं, तो बीपी क्या है? अमंग द क्रॉसेस जो सुपीरियर पेरेंट होता है यील्ड में, हम उसको बेटर पेरेंट मानते हैं। फॉर्मूला है F1 माइनस बीपी अपॉन बीपी इंटू 100। थर्ड है इकोनॉमिक और स्टैंडर्ड हेटेरोसिस। इसका फॉर्मूला है F1 माइनस CC अपॉन CC इंटू 100। CC क्या है? कमर्शियल चेक वैरायटी ऑफ द पर्टिकुलर लोकेशन। मैनिफेस्टेशन ऑफ हेटेरोसिस, प्रदर्शन हेटेरोसिस का कैसे होता है, कैसे हमको पता चलेगा कि हेटेरोसिस आ चुका है F1 में? जब यील्ड बढ़ जाएगी, उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बढ़ जाएगी, साइज बढ़ेगा, फिगर बढ़ेगा, ओज बढ़ेगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, या तो फ्लावरिंग अर्लियर होगी, मैच्योरिटी अर्लियर होगी, हेटेरोसिस होगा। डिसीज और पेस्ट के प्रति प्रभावितता या रोग रोधिता दिखाएगा, रेजिस्टेंस दिखाएगा, हेटेरोसिस माना जाएगा। और ज्यादा अनुकूलन क्षमता होगी, अडेप्टेबिलिटी, तो भी हेटेरोसिस प्रदर्शित होता है। ओके, तो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हेटेरोसिस का हम कैसे करते हैं? The degree of heterosis is considerably high in production of the hybrid and synthetic variety from a cross-pollinated or often cross species। इस तरीके से जब हम हाइब्रिड वेराइटीज या संश्लेषित किस्में, जिसे हम आगे पढ़ेंगे सिंथेटिक वेराइटीज, हम जब इसको यूज करते हैं तो वहां पे हेटेरोसिस को हम कमर्शियली एक्सप्लॉइट करते हैं। इसे हम सेल्फ पॉलिनेटेड वेराइटी में भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लेकिन इसकी मुख्य दिक्कत होती है कि हम इसको कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन कैसे करें और कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ हाइब्रिड सीड कैसे तैयार करें। लेकिन क्रॉस पॉलिनेटेड में ये समस्या कम होती है। मेज, बाजरा, सोरगम, कॉटन, ऑनियन, सनफ्लावर और अल्फाल्फा में उपयोग में आ रहा है। जबकि हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे राइस में बहुत ज़्यादा यूज़ है, वीट में बहुत कम ही यूज़ है, हालांकि एग्जाम्पल जरूर माना जाता है। जबकि हम वेजिटेबल्स में बात करेंगे तो बहुत कमर्शियल यूज़ हो रहा है टोमेटो और चिलीज में। ओके, यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रॉसेस के बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम हाइब्रिड ब्रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाइब्रिड किस तरीके से बनाया जाता है, तो आपको क्रॉसेस का भी नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले बनाते हैं सिंगल क्रॉसेस। जब हम दो एनब्रिड्स लेते हैं ए इंटू बी, उससे जो एफ तैयार होगा वो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड होगा। डबल क्रॉस हाइब्रिड में जब हम दो F1 हाइब्रिड्स को क्रॉस करते हैं, उससे जो F1 तैयार होगा वो डबल क्रॉस हाइब्रिड होगा। थ्री वे क्रॉस, यहाँ पे एक F1 हाइब्रिड को किसी तीसरे से Z से हम क्रॉस कराते हैं, तो जो F1 हाइब्रिड तैयार होगा वो होगा थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड। फिर टॉप क्रॉस भी एक टाइप है। टॉप क्रॉस में किसी इनब्रिड लाइन को किसी भी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी या मुक्त पराग किस्म से हम क्रॉस कराते हैं, उससे जो आपको एफ तैयार होगा वो कहेंगे टॉप क्रॉस है। जबकि आखिरी है पॉलीक्रॉस है।
पॉलीक्रॉस हाइब्रिड में हम आइसोलेशन में ओपन पॉलिनेशन कराते हैं। तो जनरली पॉलीक्रॉस हाइब्रिड जो है सुगरकेन में ज़्यादा उपयोगी पाया गया है। ये भी एक बहुत अच्छी मेथड है क्रॉप इम्प्रूवमेंट की। कुछ पिक्स हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं कि एंड्रोइडिक डिप्रेशन कितना सीवियर होता है। ये पहले जनरेशन का है, ऐसे 7 जनरेशन में उसकी फिटनेस कितनी गिर गई है। ये एंड्रोडी का सिंगल क्रॉस सीड है, सिंगल क्रॉस सीड है, दोनों को क्रॉस कराने से डबल क्रॉस सीड तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एंड दैट इज a brief discussion about heterosis today. So thank you.